देखो आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट कर रही हूँ और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे पहले क्या आता है कि कब बना और कहाँ तक इसकी एप्लीकेबिलिटी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो किसने बनाया ये? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। उस समय का बना हुआ एक्ट है, लेकिन पार्लियामेंट तो हमारी उस वक्त भी थी, चाहे वो कैसी थी, गवर्नड बाय ब्रिटिशर्स थी। डेट इनेक्टेड क्या है? 25 अप्रैल 1872। और ये बना यानी कि लागू कब से हुआ? डेट कमेंस क्या रही इसकी? 1 सितंबर 1872। टोटल सेक्शंस कितने हैं? 238 और एक्सटेंड क्या है? ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। अच्छा, अब ये जो है ना, एक्सेप्ट दी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये क्या हो गया है? ये हट गया, क्योंकि अब आर्टिकल के आने के बाद क्या हो गया? सारा मर्ज हो गया, सारे लॉज वहाँ पे भी एप्लीकेबल है। आर्टिकल 370 पता है ना सबको? ठीक है ना। और चैप्टर्स टोटल कितने हैं इसमें? 10। ये चैप्टर्स तुम्हारी आप कैसे बैठो? तरीके से बैठो, सीधे होके। चैप्टर्स कितने हैं? 10। ये बुक के चैप्टर्स नहीं है। चैप्टर्स का क्या मतलब है कि आपका एक्ट टोटल कितने पोर्शंस में डिवाइडेड है, तो वो कितने पोर्शंस में डिवाइडेड है? 10 में डिवाइडेड है। अब देखो, जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में कैसे आता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, क्या डिफरेंस होता है अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में? हम क्या कहते हैं? देखो, अग्रीमेंट में भी देयर आर 2 पर्सन, मिनिमम 2 लोग होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा लोग। म्यूचुअल कंसेंट से क्या होगी? आपसी सहमति होगी। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अलग है और अग्रीमेंट अलग है। अग्रीमेंट में भी क्या है? ऑफर है, एक्सेप्टेंस है। एक व्यक्ति ऑफर देगा, दूसरा व्यक्ति क्या देगा? एक्सेप्टेंस देगा, और वो तब क्या बनेगा? हमारा अग्रीमेंट बनेगा। लेकिन ये अग्रीमेंट भी जब हमारा बनता है तो हम ये कहते हैं इसमें कोई इंग्रेडिएंट ऐसा है जो जब तक नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। यानी कि अगर मैं स्टेटमेंट्स की बात करूं बच्चे, तो आपकी क्या स्टेटमेंट्स आती हैं? ऑफर प्लस अग्रीमेंट, सॉरी, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू अग्रीमेंट। लेकिन देखो, जब हम ये कहते हैं कि किसी ने ऑफर दिया और किसी ने एक्सेप्टेंस दिया, तो साथ के साथ प्रॉमिस भी तो आता है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं यही लिख देती हूँ, ऑफर को हम लिटरली यानी कि आपके लीगल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? प्रपोजल बोलते हैं। तो ऑफर वर्ड जो है बेयर एक्ट में इस्तेमाल नहीं है। कौन सा वर्ड इस्तेमाल है? प्रपोजल। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। अब वादा तो हो गया, लेकिन हम ये कहते हैं वादे तो पता नहीं हम रोज़ कितने करते हैं। अपने फ्रेंड से भी कहते हैं, देखो आइसक्रीम खिलाऊंगा, मूवी दिखाऊंगा, देखो अच्छा सा गिफ्ट दूंगा, ठीक है ना। अब उन सब से में लेना देना नहीं। हम कहते हैं जिस प्रॉमिस में क्या ऐड हो? कंसीडरेशन। वो क्या बनेगा? अग्रीमेंट बनेगा। ठीक है जी। और अग्रीमेंट में जब क्या इंक्लूड हो? लीगल एनफोर्सेबिलिटी, यानी कि एनफोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट में ये ऐड हो गया, तब वो क्या बनता है? तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब ये एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का क्या मतलब होता है? हम कहते हैं यानी कि ऐसे अग्रीमेंट जो लॉ की आइज में एग्जिस्ट करते हैं। अग्रीमेंट तो सारे हैं। पापा ने मम्मी को प्रॉमिस किया साड़ी दिलाऊंगा, भूल गए, नहीं दिलाया, तो कैन यू मदर सू हिम? कहेंगे चलो कोर्ट चलो, अब तो तुम बहुत हो गया, ठीक है, हर दिवाली पे कहते हो साड़ी दिलाऊंगा, नहीं दिलाते हो। हाँ, वो भी आप, वो तो आपके म्यूचुअल कंसर्न है ना, डिवोर्स देना है नहीं लेना है, कॉन्ट्रैक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यानी कि जितने भी सोशल अग्रीमेंट्स हैं वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। जो आप अपने फ्रेंड से करते हो, ब्रदर सिस्टर से कर दिया, अच्छा ये दिलाऊंगा, यहाँ ले जाऊंगा, या हस्बैंड वाइफ के आपस के प्रॉमिसेस हो गए, तो हम ये कहते हैं ऐसे प्रॉमिसेस को हम अग्रीमेंट तो कहते हैं, मगर हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते हैं। तो फिर हम कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट किसको कहेंगे? जिसमें इन्फोर्सेबिलिटी हो। इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लीगल इंटेंशन हो पार्टीज की। व्हाट डू यू मीन बाय लीगल इंटेंशंस? लीगल इंटेंशंस की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जब अग्रीमेंट हो रहा है, तो ऑफर देने वाले और एक्सेप्टेंस लेने वाले दोनों लोगों के दिमाग में ये होता है कि अगर इसने अपना वादा पूरा नहीं किया तो मैं कोर्ट ले जाऊंगा, मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया तो ये मुझे कोर्ट ले जाएगा। यानी कि अगर सपोज करो तुम अपनी गाड़ी बेच रहे हो, खरीद रहे हो, लीगल इंटेंशन होती है नहीं होती है?
पूरे कागज़ पूरे करते हो, पूरा दिमाग में होता है कि भाई ठीक से प्रॉपर से हमारी डीलिंग हो जाए। यहाँ जहाँ पर रुपए पैसे का लेन देन हो, चाहे तुम मार्केट से फ्रूट्स लेने भी गए हो, तुमने पैसे देके कुछ खरीदा, इट्स अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। तो जहाँ पर भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं वहाँ पे हम मानते हैं कि लीगल इंटेंशंस भी होती हैं, और जहाँ लीगल इंटेंशंस हैं वो अग्रीमेंट हमारे क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसीलिए एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब एनफोर्सेबिलिटी में हमने दो क्या पढ़े थे, केसेस पढ़े थे। देखो पहला केस हमने पढ़ा था बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर का, हस्बैंड वाइफ है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों ही केसेस हस्बैंड एंड वाइफ के लिए हैं मैंने, और वो इसलिए लिए हैं क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर रिलेशनशिप है तो वो हमेशा अग्रीमेंट ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। मेन चीज़ क्या मैटर करती है, लीगल इंटेंशन। कोई भी दो लोग जिनकी लीगल इंटेंशन है वो क्या कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में हो। देखो हस्बैंड सैलून में काम करता था, अपनी वाइफ के साथ आया इंग्लैंड घूमने, वाइफ वहाँ जाके बीमार पड़ गई, तो वाइफ ने कहा नहीं नहीं तुम्हारी जॉब है, तुम वापस चले जाओ, मैं यहीं रुक जाती हूँ फॉर हेल्थ रीजंस। तो हस्बैंड जो है वो तो वापस चला गया, लेकिन उसने अपनी वाइफ को जाते जाते क्या प्रॉमिस किया, 30 पाउंड्स पर मंथ एज अ मेंटेनेंस प्रॉमिस किया कि भाई तुम यहाँ पे अपना इलाज भी करवाओगी, तुम रहोगी भी, तो ऐसा करो कि 30 पाउंड्स जो है वो आप रखो इसे। तो वाइफ ने कहा ठीक है, अग्रीमेंट हो गया, अब आगे चलते हैं। अब कुछ टाइम तो पैसा आया, कुछ टाइम के बाद पैसा आना बंद हो गया। तो वाइफ ने हस्बैंड से पूछा कि भाई पैसा क्यों नहीं दे रहे, तो हस्बैंड ने कहा सॉरी आई फॉल इन लव विद समबडी एल्स, अब तुम अपना काम करो। उसने सॉरी बोला, तो वाइफ का क्या हो गया, हार्ट ब्रेक। तो वाइफ ने कहा ठीक है तो मैं मेरे पास नहीं आना मत आओ, बट 30 पाउंड्स का जो प्रॉमिस था वो मुझे पे करो। हस्बैंड रिफ्यूज टू पे, हस्बैंड ने कहा मैं वो पे नहीं करूँगा। तो वाइफ ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे पर क्या करूँगी, केस फाइल। तो वाइफ सूड। अब ये वकील है ऑब्वियसली। अब वाइफ सुन लो, अब जब ये केस कोर्ट में गया है तो क्या जजमेंट होगी, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रेमेडी मांग रहे हो, आप पर्सनल लॉ में नहीं आए हो, आप मैरिज एक्ट में नहीं आए हो, आप डिवोर्स एक्ट में नहीं आए हो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रेमेडी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये देखने वाली बात है, नहीं मिलेगी। तो कोर्ट ने भी यही बोला कि भाई ये तो जब तुमने वादा किया था तब तो अब यू वर इन गुड टाइम्स, ये तो आपसी एक बातचीत की बात थी कि भाई ठीक है मैं 30 पाउंड तुम्हें दूंगा। इसमें जिस समय ये वादा किया गया उस समय लीगल इंटेंशन नहीं थी। तो कोर्ट ऑफ अपील ने भी क्या बोला, अग्रीमेंट्स बिटवीन हस्बैंड्स एंड वाइफ्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दी पार्टीज डू नॉट इंटेंड देम टू बी लीगली बाइंडिंग। और जहाँ लीगल बाइंडिंग नहीं है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि लीगल इंटेंशन भी नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा ही होगा। तो एक दूसरा केस भी देखते हैं। ठीक है, बोल दो मन करने के लिए। यही है ना, चला तो दिया, लेकिन 23-24 पे कर दिया। अच्छा देखो नेक्स्ट, अगर आपने फिर बोला ना मैं बाहर कर दूंगी क्लास से, नेक्स्ट देखो केस इज मैरिड वर्सेस मैरिड। अब इसमें भी क्या था, हस्बैंड एंड वाइफ है। अब दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा काफ़ी बढ़ चुका है, मतलब काफ़ी झगड़े वाली स्टेज में है दोनों। जब दोनों ने शादी की थी तो एक घर लिया था जो कि बैंक के पास मॉर्गेज है, जैसे EMI भरते हैं और फिर घर ले लेते हैं ना, लेकिन पेपर्स किसके पास होते हैं, घर के, बैंक के पास होते हैं। तो अब जब दोनों झगड़ा कर रहे हैं तो वाइफ ने कहा तुम घर से निकलो, हस्बैंड ने कहा तुम घर से निकलो। तो अब यहाँ पर इन दोनों ने आपस में क्या एक अग्रीमेंट किया। हस्बैंड ने बोला ठीक है आई पे यू 40 पाउंड्स पर मंथ एज अ मेंटेनेंस। इस 40 पाउंड्स पर मंथ में तुम क्या दोगी, ये जो EMI है, जो मॉर्गेज अमाउंट है मंथली, वो भी दोगी। जब ये मॉर्गेज अमाउंट पे ऑफ हो जाएगा
तो ये घर में तुम्हारे नाम पे क्या कर दूंगा, ट्रांसफ़र कर दूंगा। अभी जॉइंट नेम पे है, जब ये पूरा मॉर्गेज पे हो जाएगा तो मैं तुम्हारे नाम पे सोलली इसको क्या कर दूंगा, ट्रांसफ़र कर दूंगा। वाइफ ने कहा मुझे पता है तुम बड़े डाश किस्म के इंसान हो, मैं पेपर लेकर आती हूँ, उस पर लिख के दो। वाइफ पेपर लेकर आई, ब्लैंक पेपर लेकर आई, उस पर लिखवाया, साइन करवाए हस्बैंड के, और हस्बैंड ने भी क्या किया, पेपर साइन किया। अब वाइफ को 40 पाउंड्स मिल रहे हैं, वो उसमें से क्या दे रही है, मॉर्गेज का अमाउंट दे रही है। और जब मॉर्गेज पूरा हो गया तो वाइफ ने कहा कि भाई लाओ मैं घर मेरे नाम करो। हस्बैंड ने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया। तो वाइफ ने कहा ठीक है, आई विल सू यू। अब केस कहाँ गया, कोर्ट में। अब मुझे बताओ यहाँ पर वाइफ के नाम पे घर होगा या नहीं होगा? हाँ जी, क्या हस्बैंड वाइफ है तो मान लेंगे कि सोशल है, क्योंकि यहाँ पे जब उन्होंने अग्रीमेंट किया तो लीगल इंटेंशन थी। तो लीगल इंटेंशन बच्चे आपको फैक्ट्स ऑफ द केस से पता चलेगा। लीगल इंटेंशन इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द लॉ। जैसे आपने पहला हस्बैंड वाइफ का केस भी देखा, ये हस्बैंड वाइफ का केस भी देखा, तो रिलेशन डजंट मैटर। रिलेशन देख के हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ इसमें लीगल इंटेंशन है और इसमें लीगल इंटेंशन नहीं है। हमें क्या देखने पड़ेंगे, फैक्ट्स देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे फैक्ट्स देखिए, कोर्ट ने भी यही बोला, जज ने भी यही बोला, भाई वो लड़ रहे थे उस वक्त। जब कोई ऐसी लड़ाई चल रही होती है और उस समय आप कोई अग्रीमेंट करते हो तो साइकोलॉजी यही कहती है कि दोनों लोगों की क्या रही होगी, लीगल इंटेंशन रही होगी। और फिर साइमल्टेनियसली उन्होंने क्या किया, पेपर पे लिख के साइन भी किया। तो कोर्ट ने क्या लिखा, व्हेन द अग्रीमेंट वाज मेड हस्बैंड एंड वाइफ वर नो लॉन्गर लिविंग टुगेदर, ना तो वो साथ रह रहे थे, दे मस्ट हैव इंटेंडेड द अग्रीमेंट टू बी बाइंडिंग, यानी कि उनकी कैसी इंटेंशन रही होगी, लीगल इंटेंशन रही होगी। और ये कैसे एविडेंस होती है, बाय राइटिंग भी होती है, लिखा भी उन्होंने, चाहे सादे कागज़ पे लिखा मगर लिखा तो सही। द हस्बैंड हैड टू ट्रांसफर द हाउस टू दी वाइफ। तो दोनों केसेस से आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा दैट व्हाट डू यू मीन बाय लीगल इंटेंशन। हाँ जी, बात समझ में आती है सबको, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब देखो नेक्स्ट इसमें आता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। हम इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन एंड फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन एंड परफॉर्मेंस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। सबसे पहले देखो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन का बढ़ जाएगी बच्चे, एक सेकेंड। ये थोड़ा सा ब्राइट नहीं हो जाएगा, इसका कहाँ है, रिमोट कहाँ है, सेटिंग से ब्राइटनेस बढ़ा। हाँ तो ब्राइटनेस से तो बढ़ेगा, इसी से बेटर आ रहा है। स्टैंडर्ड भी बेटर है, इसको हटा वापस जा, देन यू रिटर्न कर। अभी बेटर है? हाँ चल ठीक है, इस तरह नहीं नहीं, वॉल्यूम से कुछ नहीं होगा। वॉल्यूम थोड़ा ना करना है मेरे को, इधर देख वॉल्यूम हो रहा है।
ज़्यादा होगा नहीं। अभी बेटर है, हाँ ये वाला रहेगा। यहाँ गड़बड़ हो गई सारी। अमित ये वाला ठीक है। चलो जी, तो पहला ऑन दी बेसिस ऑफ क्रिएशन और फॉर्मेशन आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। देखो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, जो हमने बोल के किया और लिख के किया, यानी कि आपने किसी को लेटर लिखा, वर्बली बोला, मेल की, व्हाट्सएप मैसेज किया, यानी कि जहाँ कहीं पर भी आप किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, भाषा का प्रयोग कर रहे हो, चाहे वो रिटर्न हो या फिर स्पोकन हो, तो वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम कहते हैं इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब है विच इज़ बाय इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब हम कहते हैं ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। अगर तुम बस स्टैंड पे खड़े हो तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेन का इंतज़ार तो नहीं कर रहे हो, बस का इस्तेमाल करने वाले हो और उसी का इंतज़ार कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि अगर बस वहाँ के रुकती है तो बस अपनी क्या कर रही है, सर्विसेज देना चाहती है, और तुम बस स्टैंड पे खड़े हो तो यानी कि बस की सर्विसेज लेना चाहते हो। तो अगर तुम बस पे चढ़ते हो, बस की टिकट खरीदते हो और फिर जहाँ बस जाती है वहाँ उतर जाते हो, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, बाय इम्प्लीकेशन। आप बस वाले से रुक के बातचीत तो नहीं करते हो, हाँ भाई मुझे ड्रॉप कर दोगे, मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूँ, सही सलामत पहुँचा दोगे ना, ध्यान से चलाओगे ना, हाँ अच्छा मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, वो तुम्हें ऑफर दे रहा है, तुम उसे एक्सेप्टेंस दे रहे हो, ऐसी कोई वार्तालाप होती है, नहीं होती है। तो सारी चीज़ें कैसी होती हैं, बाय इम्प्लीकेशन। तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो, इम्प्लाइड। अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट देखो बाय लॉ भी हो सकता है और बाय एक्शन भी हो सकता है। जब वो बाय लॉ होता है तो हम इसे बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, और जब बाय एक्शन होता है तो हम इसे बोलते हैं टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखो टेसिट की जब हम बात करते हैं तो हमें कहते हैं तुमने एटीएम से पैसा निकाला। जब तुम एटीएम से पैसा निकालते हो तो सामने कोई ह्यूमन बीइंग होता है, नहीं होता है, क्या होता है, एटीएम मशीन होती है, बट स्टिल यू आर टेकिंग द सर्विसेज ऑफ द बैंक। तो हम ये कहते हैं कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो तुमने वहाँ पे भी किया, तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट है वो, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। टेसिट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ सेपरेट कैटेगरी, इट्स अ पार्ट ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली। लेकिन आप लोगों की स्टडी में वो टेसिट अलग दिया तो मैं इसलिए हमेशा अलग करा देती हूँ, बट अगर आप हायर लेवल्स पे जाके अगर आप ये कभी कैटेगरीज को एनालाइज करोगे तो वो कहते हैं दो ही तरीके के हैं, वन इज़ एक्सप्रेस एंड अनदर इज़ इम्प्लाइड। बाकी सारी जो कैटेगरीज है वो किसकी कैटेगरीज है, वो इम्प्लाइड की कैटेगरीज है। ठीक है, अब क्वासी और वो भी देखते हैं। टेसिट जैसे मैंने अभी बताया आपको बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। ठीक है, जैसे मैंने कहा एटीएम से पैसे निकाला, या वो सॉफ्ट ड्रिंक्स की उसकी मशीन्स लगी होती है, आप कॉइन डालते हो, पेप्सी नीचे आ जाती है। ठीक है, हाँ मेट्रो में टोकन लेना, वो सारा क्या है, वो सारे टेसिट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। फिर आते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी आप पढ़ा लो फिर, हाँ तो कोई बात नहीं, बाद में दे देना, अभी मैं बोल रही हूँ ना, वो भी एक ही की सुन पाएगा, दो की तो नहीं सुनेगा। क्रिएटेड बाय लॉ। अब देखो क्रिएटेड बाय लॉ की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यानी कि यहाँ पे दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, यहाँ पे कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लॉ की ऑब्लिगेशन से हो रहा है। जैसे अगर आपने सपोज करो फल वाले से फल लिए, तो आप बिना पैसे दिए जा रहे हो, फल वाले ने कहा भैया मेरे पैसे तो दे जाओ, तुमने कहा तुमने तो मांगे ही नहीं थे, तुमने तो बोला ही नहीं था ये पैसे के फल है, तो कहेगा भैया मैं रेडी लगा के खड़ा हूँ। तो अंडरस्टूड है कि किस लिए खड़ा हूँ, बेचने के लिए, और मैं बदले में क्या चाहता हूँ, पैसे चाहता हूँ। तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अगर तुमने सामने वाले के गुड्स या सर्विसेज का बेनिफिट उठाया है तो तुम्हें उसे क्या करना है, पे करना ही करना है। वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। देखा जाए तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अगेन कैटेगरी ऑफ इम्प्लाइड ओनली, बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज ही तो हो रहे हैं। तुमने फल लिए तो अब पैसे देना तुम्हारी
ऑब्लिगेशन है। कैसी ऑब्लिगेशन है? लीगल ऑब्लिगेशन। हाँ जी, बात समझ में आती है? तो देखो, दस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्ट्रिक्टली नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स एज देयर इज नो इंटेंशन ऑफ पार्टीज टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कई बार तो हम कहते हैं कि पार्टीज अननोन भी होती हैं। सपोज करो किसी ने सामान मंगाया था, गलती से तुम्हारे यहाँ आ गया, ठीक है, 2 किलो आम किसी ने मंगाया था, तुम्हारे घर आ गए, तुमने खा भी लिए। अब बाद में दुकान वाला आया, सर जी मैं तो गलती से आपको दे गया था, आप पैसे दे दो। तुमने कहा मैं क्यों पैसे दूँ, मैंने थोड़ा ना मंगाए थे, तुम अपनी मर्जी से दे के गए थे। तो क्या आप उसको पैसे नहीं दोगे? देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? बिकॉज ऑफ दिस लीगल ऑब्लिगेशन, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। चाहे आपके और दुकानदार के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, आपने कोई फ्रूट्स ऑर्डर नहीं किए थे, लेकिन अगर आपने ऑर्डर नहीं किए थे तो आपको रखने भी नहीं चाहिए थे। आपको क्या करना चाहिए था? वापस करना चाहिए था। अगर आपने वो सामान रख लिया और कंज्यूम कर लिया तो आप ऑटोमेटिकली लॉ के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट में बंध गए, और उस कॉन्ट्रैक्ट में बंधने को क्या कहते हैं हम? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, बात समझ में आती है? आगे चले, चलो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी कौन सी है अब इसमें? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। एक एक करके देखते हैं इसको भी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ बढ़िया जी, चंगा जी, सब कुछ है, लड़ाई झगड़े होते हैं तो कहाँ जा सकते हो? कोर्ट में जा सकते हो। यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, जिसमें क्या है? सारे असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वैलिड ऑफर हो, वैलिड एक्सेप्टेंस हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, दोनों लोगों की कैपेसिटी हो, यानी कि बालिग हो दोनों, कंसिडरेशन हो, फ्री कंसेंट हो। ये सारे असेंशियल एलिमेंट्स जिसमें होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और अगर एक भी एलिमेंट आपका मिसिंग रहा तो फिर क्या होगा? फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। वैलिड से बिल्कुल ऑपोजिट है क्या? वॉइड। हम कहते हैं विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में 2 कैटेगरी हो सकती है, या तो वॉइड अग्रीमेंट या फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड अग्रीमेंट का मतलब है जो स्टार्टिंग से डे 1 से ही क्या है? इनवैलिड है। जैसे आपने माइनर के साथ अग्रीमेंट किया, कभी वैलिड था ही नहीं, डे 1 से ही वो क्या था? इनवैलिड था, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वॉइड एब इनिशियो। ठीक है जी, इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो हम कहते हैं पहले तो वैलिड था लेकिन बाद में क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। अब पहले वैलिड था, बाद में इनवैलिड। जैसे तुमने शिप खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, जब किया तो शिप सही सलामत था, कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है? वैलिड है। लेकिन जब शिप आता पहुंचता उससे पहले वो डूब गया समुद्र में, रास्ते में। तो अब जब शिप ही नहीं है तो क्या बेचोगे, क्या खरीदोगे? तो आपको कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। तो पहले जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि पहले तो क्या था? वैलिड था, लेकिन बाद में किसी कारण से क्या हो गया? वॉइड। जब ये सिचुएशन है तो हम क्या बोलते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और जब ये सिचुएशन है तो हम क्या बोलते हैं? वॉइड अग्रीमेंट। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। वॉइड के बाद नेक्स्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें एक पार्टी की क्या नहीं होती? फ्री कंसेंट नहीं होती। और जिसमें एक पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं होती है तब हम कहते हैं कि जिसकी फ्री कंसेंट नहीं है उसके पास ऑप्शन है कि चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखे या फिर कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे? कैंसिल। जैसे एक्स ने वाई को डरा धमका के प्रॉपर्टी के कागज साइन कराए, वाई की क्या नहीं है? फ्री कंसेंट नहीं है। यहाँ पे बंदूक रखी होगी तो तुम भी कोई भी कागज साइन करोगे, ठीक है। अब बाद में वाई अगर कोर्ट चला जाता है और वो ये साबित कर देता है कि भैया मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, मुझसे तो जबरदस्ती काम करवाया गया, तो कोर्ट क्या करेगा? इस कॉन्ट्रैक्ट का कंटिन्यू रखेगा, कैंसिल करवाएगा? कैंसिल करवाएगा। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा तो हम कहते हैं क्यों कैंसिल हो पाया? क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट का डे 1 से स्टेटस क्या था? वॉइडेबल। क्योंकि डे 1 से वाई की कंसेंट क्या नहीं थी? फ्री नहीं थी।
हाँ जी, बात समझ में आती है, क्लियर है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें डे 1 से एक पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है, और जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखे और चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड की कैटेगरी में भी जा सकता है। तो अगर भाई आवाज़ नहीं उठाता तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। कोर्ट तो आएगा नहीं पूछने, लॉ तो आएगा नहीं। और अगर भाई आवाज़ उठाता है और इसे कैंसिल करवाता है तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड। तो ऐसे अग्रीमेंट जो फ्री कंसेंट ना होने के कारण वैलिड और वॉइड के बीच में झूल रहे हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या कहते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट इसमें आता है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हम कहते हैं सब कुछ ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, ये वॉइड अग्रीमेंट्स नहीं है, ना ही ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन कोई लीगल फॉर्मेलिटी छूट गई जिसके कारण अब हम इन कॉन्ट्रैक्ट्स को कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। लेकिन वो लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करो और फिर कोर्ट में चले जाओ। जैसे दो भाई हैं ए और बी, इन्होंने घर खरीदा 2010 में, सेल डीड तो बनाई लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई। अब बाद में इस घर को लेके क्या हो गया, झगड़ा। अब ये दोनों कहाँ जाना चाहते हैं, कोर्ट। तो क्या ये कोर्ट जा सकते हैं? अब आज चल रहा है 2022, हाँ जी, कोर्ट जा सकते हैं। तुम कहते जा सकते हो, लेकिन पहले क्या करा लो, रजिस्ट्री करा लो। तो वो लीगल फॉर्मेलिटी जो उस वक्त छूटी थी, वो लीगल फॉर्मेलिटी आज पहले क्या कर लो, पूरी कर लो, ख़त्म कर लो। उसके बाद आप इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो, कोर्ट में लेके जा सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वेरी मच वैलिड, कोई इनवैलिडिटी नहीं होती इसमें, बस कोई लीगल फॉर्मेलिटी छूट गई है, वो लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करते ही आप इन्हें क्या कर दोगे, एनफोर्सेबल कर दोगे। यानी कि वो जैसे कुंभकर्ण था ना, जब तक सोया रहता था सोया है, लेकिन जब एक बार उठ गया तो देन ही वॉज अ वेरी गुड वॉरियर। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही है, कॉन्ट्रैक्ट में कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ वैलिड है। कोई लीगल फॉर्मेलिटी छूट गई है, उसको पूरा करो, देन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सीएस के बच्चे जिनका ऑब्जेक्टिव पेपर है वो कृपया करके ज़रूर ध्यान रखें कि अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होते हैं या वॉइड होते हैं, तो किस कैटेगरी में जाएंगे, वो वैलिड की कैटेगरी में जाएंगे। दे आर वेरी मच वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अनएनफोर्सेबल के बाद आते हैं इल्लीगल। इल्लीगल तो अच्छा, क्या चीज़ लीगल है देश में, क्या चीज़ इल्लीगल है, कौन सा कोड बताता है तुम्हें? हाँ जी, वो हिंदी मूवीज में सुनते हो ना, दफ़ा 302 तादे राधे हिंद धारा, हाँ उसे धारा बोला जाता है, सेक्शन नहीं बोला जाता। वैसे ही नॉलेज के लिए बता रही हूँ, जितने भी कोड होते हैं, चाहे वो आपके सिविल कोड्स हों, चाहे वो आपके क्रिमिनल कोड हो, सीपीसी हो, सीआरपीसी हो, उन सब में धाराएं होती हैं, सेक्शंस नहीं होते हैं। सेक्शंस इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, एक्ट जो होते हैं उनमें जो नंबरिंग होती है उनको सेक्शंस बोलते हैं। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे के लेवल्स में आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो इलीगल क्या है और क्या नहीं है, ये कहाँ पे है हमारे हिंदुस्तान में, इंडियन पीनल कोड में। मैंने शायद आईपीसी के बारे में पहले भी बताया है क्लासेस में। इंडियन पीनल कोड की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं इसमें ना सारे ऑफेंसेस लिखे हैं। ये चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आईपीसी में बेसिकली इसमें कैटेगरीज हैं। अगर तुम इसका इंडेक्स देखोगे ना तो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी सॉरी एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऐसे उन्होंने कैटेगराइज किए हुए। फिर ह्यूमन बॉडी में भी उन्होंने कैटेगराइज किए हुए, जैसे आपका मर्डर हो गया, कल्पेबल होमिसाइड हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया, किडनैपिंग हो गया, ये सब किस में आते हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। और प्रॉपर्टी सबोटाज कर दी, ठीक है, आग लगा दी प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया या प्रॉपर्टी का अनलॉफुल पोजेशन ले लिया, वो सब किस में आते हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में। तो जो भी क्राइम माना गया है हिंदुस्तान में क्रिमिनल मान के, वो कहाँ पे मेंशन है, आपके आईपीसी में। तो अगर इंडियन पीनल कोड में जो काम करने से मना किया गया है और अगर आप उसको करने का अग्रीमेंट कर रहे हो तो फिर वो क्या है, इलीगल है। किडनैपिंग का अग्रीमेंट कर रहे हो किसी के साथ, कोई नहीं, पड़ोसी के बच्चे को उठा लेंगे, सर जी 5 लाख रुपए लगेंगे, कोई नहीं, पड़ोसी को टपका देंगे, परेशान करता है ना, 5 लाख रुपए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, हाँ जी ठीक है, अच्छा ठीक है तुम 50 लाख ले लेना,
अच्छा ठीक है, हाँ सही बात है, ठीक है। ड्रग्स हो गया, स्मगलिंग हो गया, इन सबको करने का अगर अग्रीमेंट हुआ तो ये सब कहाँ प्रोहिबिटेड है? इंडियन पीनल कोड में। तो ये सारे अग्रीमेंट्स क्या हो जाएंगे? इलीगल। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, इलीगल हमेशा ही क्या होंगे? वॉइड तो होंगे। वॉइड का क्या मतलब है? नॉट एनफोर्सेबल। तो सारे इलीगल अग्रीमेंट्स हमेशा क्या है? अनएनफोर्सेबल तो है ही, आप कोर्ट में लेके थोड़ी ना जा सकते हो उनको। किसी के साथ ड्रग्स खरीदने बेचने का अग्रीमेंट किया, सामने वाले ने पैसे लिए, ड्रग्स नहीं दिए, जाओगे कोर्ट? हाँ जी, नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अग्रीमेंट कैसा है? वॉइड है। बट सारे वॉइड अग्रीमेंट्स इलीगल नहीं है। अब तुमने बच्चे के साथ, किसी 12 साल के बच्चे के साथ कोई अग्रीमेंट किया घर खरीदने बेचने का, वो वॉइड तो है मगर इलीगल थोड़ी ना। पुलिस पकड़ के थोड़ा लेके जाएगी तुम्हें कि बच्चे के साथ अग्रीमेंट क्यों किया। बच्चे के साथ अग्रीमेंट करने का रिपरकशन बस इतना होगा कि वो तुम्हारा अग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, तुम्हें कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा उस पर। लेकिन पुलिस पकड़ के नहीं लेके जाएगी, तुम्हें जेल में नहीं डाला जाएगा, कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा तुम पर। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या है? क्रिमिनल लायबिलिटी है बच्चे, जबकि वॉइड अग्रीमेंट्स में देयर इज नो क्रिमिनल लायबिलिटी। तो इसीलिए स्टेटमेंट आती है दैट ऑल इलीगल्स आर void agreements but all void agreements are not illegal। अब इसमें एक चीज़ आती है, हम ये कहते हैं कि जो एसोसिएटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, देखो इलीगल के साथ दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हो आपके, एक तो void और दूसरे कौन से? इलीगल। void के साथ जो एसोसिएटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे तुमने बच्चे से घर खरीदा है और बच्चे को पैसे देने के लिए तुमने मुझसे पैसे लिए, तो बच्चे और तुम्हारे बीच में तो जो भी अग्रीमेंट है वो void है, लेकिन मुझसे जो तुमने पैसे लिए वो तो वैलिड है। तुम और मैं तो दोनों 18 साल से ऊपर हैं, तो एसोसिएटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा यहाँ पे? वैलिड। इसको हम बोलते हैं कोलेटरल ट्रांजैक्शन। तो वॉइड के साथ जुड़ी हुई कोलेटरल ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? वैलिड होती है। लेकिन इलीगल के साथ जुड़ी हुई, तुमने किसी के साथ चरस गांजा खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, पैसे मुझसे लिए, चाहे मुझे पता था या मुझे नहीं पता था, मेरा जो तुम्हारे साथ एसोसिएटेड अग्रीमेंट है ना, ये भी क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। क्योंकि हम कहते हैं अपराधी का साथ देना भी अपराध के बराबर है, चाहे आपको पता है या आपको नहीं पता। आप अपनी क्रिमिनल लायबिलिटी से बच जाओगे चाहे ये प्रूव करके कि भाई मैं इनोसेंट था, मुझे पता नहीं था कि इसने आगे चरस खरीदनी थी इसलिए पैसा लिया, वो एक सेपरेट मैटर है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में हम कहते हैं एसोसिएटेड कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो होंगे इलीगल के साथ, वो क्या हो जाएंगे? वॉइड हो जाएंगे। हाँ जी, ये बात समझ में आती है सबको? यहाँ तक पहले मुझे बताओ, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स तक क्लियर है? आगे चले नेक्स्ट कैटेगरी पे। चलो अब नेक्स्ट कैटेगरी आपकी क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन एंड परफॉर्मेंस। पहला कौन सा? एग्जीक्यूटेड, और दूसरा कौन सा? एग्जीक्यूटरी। चलो ये देखते हैं। देखो एग्जीक्यूटेड का हम ये कहते हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, अब तो ये भी चल रहे हैं, क्या गर्मी हो रही है पीछे? अच्छा चलो, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में हम कहते हैं जहां दोनों पार्टीज अपने अपने हिस्से का काम पूरा कर चुकी हैं। जैसे ए ने बी को एप्पल्स बेचने थे और बी ने क्या देना था? प्राइस देने थे। तो ए ने क्या कर दिए? एप्पल्स डिलीवर कर दिए, और बी ने क्या दे दिया? प्राइस दे दिया। दोनों अपने अपने रास्ते, जिंदगी भर की कोई रिश्तेदारी थोड़ी ना किया दोनों ने, ठीक है ना। हमने कहा अपने अपने हिस्से का काम खत्म कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? ओवर हो गया। जो कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया, जिसमें परफॉर्मेंस हो चुकी है, वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अभी आधा काम रहता है या दोनों ही पार्टीज का, दोनों का ही काम रहता है, वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? एग्जीक्यूटरी। तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट विच हैव स्टिल टू परफॉर्म, चाहे वो पार्शियली परफॉर्म्ड हो या होली अनपरफॉर्म्ड हो, वो किस में जाएगा? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा। हाँ जी, बात समझ में आई? एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटिव। और देखो तीन ही चीज़ें होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में हो गया, सब कुछ निपट गया, तो एग्जीक्यूटेड। प्रेजेंट अभी चल रहा है, आधा हुआ है, आधा होना बाकी है। या फिर फ्यूचर, दोनों ने अभी सिर्फ लिख के कॉन्ट्रैक्ट किया है, किया कुछ नहीं है, तो वो दोनों कैटेगरीज जो है वो किस में जाएंगी? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगी। ठीक है जी, आगे चलें। लास्ट कैटेगरी इसमें आती है बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी।
बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। देखो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट तो हम ये कहते हैं मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि एक हाथ ले एक हाथ दे। तुम दुकानदार के पास गए, तुमने सामान खरीदा और तुमने क्या दे दिए, पैसे दे दिए। वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अ प्रॉमिस बाय वन पार्टी इन एक्सचेंज फॉर अ प्रॉमिस बाय अनदर पार्टी, अ 1 to 1 कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या है, वो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। हाँ जी बोलो। ये तो होता है उसके पार्ट है ना एग्जीक्यूटरी के, मतलब एग्जीक्यूटरी के कैसे पार्ट हैं, जरा बताइए। हमारी किताब में तो ये दोनों एग्जीक्यूटरी के पार्ट दे रखे हैं, जिसमें नहीं, लेकिन एग्जीक्यूटरी में कॉन्ट्रैक्ट बायलेटरल भी हो सकते हैं, यूनिलेटरल भी हो सकते हैं। अभी पहले पढ़ तो लो। दोनों पार्टी की तरफ से काम, एक ही कॉन्ट्रैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि वो बायलेटरल भी हो और एग्जीक्यूटेड भी हो या एग्जीक्यूटरी हो, तो अलग अलग कैटेगरीज हैं। ऑब्वियसली एक ही कॉन्ट्रैक्ट जो है या तो वो एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी होगा, या फिर सेम कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बायलेटरल और यूनिलेटरल भी होगा सेम ही टाइम पे। ठीक है, हाँ तो मैंने भी तो वही बोला, बात हाँ ही तो भरी है मैंने आपकी बात को कि सही कह रहे हो गलत नहीं कह रहे हो, और क्या बोला है मैंने। अच्छा जी सुनो, तो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जो है यानी कि मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि दो पार्टीज हैं, दोनों एक दूसरे से कोई ना कोई प्रॉमिस कर रही है, यानी कि देयर इज अ वन प्रॉमिस इन एक्सचेंज ऑफ अनदर प्रॉमिस। ठीक है, जैसे सेल ऑफ गुड्स हो गए, मैंने कहा आप शॉपकीपर के पास गए, आपने सामान खरीदा और आपने क्या दिए, आपने पैसे दिए, दैट इज कॉल्ड बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। एक क्या होगा इसमें लेकिन दोनों पार्टियों के प्रॉमिस कंप्लीट तो नहीं होते ना, तभी तो ये बायलेटरल। अरे भैया ऐसा नहीं है, एक बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड भी तो हो सकता है। तुमने और मैंने गाड़ी बेचने खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, गाड़ी बिक गई, तुमने मुझे पैसे दे दिए, मैंने तुम्हें कागज दे दिया, कैसा कॉन्ट्रैक्ट था ये। अभी मैंने यूनिलेटरल पढ़ाया कहाँ है, पहले पढ़ तो लो यूनिलेटरल, उसमें तो पार्टी एक होती है, जहाँ दो लोग हैं वो बायलेटरल होगा, वो यूनिलेटरल होगा ही नहीं। देखो जी, तो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जहाँ दो पार्टीज हैं और प्रॉमिस के बदले क्या है, प्रॉमिस हुआ है, फिर चाहे काम हो चुका है, चाहे काम होना है या काम होना बाकी है, वो तीनों वो अलग कैटेगरीज हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट इसमें आता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में हम कहते हैं, जैसे यहाँ तो दोनों पार्टीज बाइंड हो गई ना अपने अपने प्रॉमिस से। जैसे ए ने बी को बोला था कि भाई मैं एप्पल्स दूंगा, और बी ने क्या बोला था, मैं प्राइस दूंगा, तो ए बाउंड है किसके लिए, एप्पल्स देने के लिए, और बी बाउंड है क्या देने के लिए, प्राइस देने के लिए। अगर ये काम हो चुका है तो ये बायलेटरल के साथ क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटेड भी हो जाएगा। काम होना बाकी है तो ये बायलेटरल के साथ क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटरी भी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है यूनिलेटरल। यूनिलेटरल हम कहते हैं एक ही पार्टी जो है अपने प्रॉमिस से बाउंड है, दूसरी पार्टी अपने प्रॉमिस से बाउंड नहीं है। देखो कैसे, जैसे यूनिलेटरल में हम कहते हैं एक ऑफरर है और बहुत सारे ऑफरी हैं, और इन ऑफरी में से अभी कौन आगे बढ़ के इस ऑफरर की कंडीशंस को पूरा करेगा वो भी हमें पता नहीं है। जैसे इन मिस्टर एक्स का क्या खो गया, पर्स खो गया। ठीक है जी, अब ये पर्स ढूंढ रहे हैं आसपास, ये सारे लोग भी आ गए, हिंदुस्तान में भीड़ तो 2 मिनट में लगती है। ठीक है जी, अब इन्होंने कहा भाई क्या हो गया, तो मिस्टर एक्स ने बोला भैया पर्स घूम गया मेरा। फिर भी सारे हाथ बांध के खड़े हुए, मिस्टर एक्स को लग रहा है यार ऐसे तो कोई मेरा पर्स ढूंढेगा ही नहीं। तो मिस्टर एक्स ने अनाउंस किया कि जो कोई भी मेरा पर्स ढूंढेगा उसको मैं 5000 रुपये का क्या दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा। अब देखो मिस्टर एक्स तो बाउंड हो गए ना, कि जो कोई भी पर्स ढूंढेगा मिस्टर एक्स को तो 5000 देने ही देने, लेकिन इनमें से कौन अभी आगे बढ़ के पर्स ढूंढ के लाता है वो तो अभी हमें नहीं पता। तो ये कैसा अग्रीमेंट है, ये यूनिलेटरल। हाँ, अब इनमें से कल को कोई एक आगे आता है, पर्स ढूंढता है, मिस्टर एक्स को हैंड ओवर करता है, तब हम कहते हैं कि वो इस 5000 रुपये के लिए क्या है, लेने के लिए हकदार है। लेकिन अभी तो सिर्फ और सिर्फ कौन बाउंड हुआ, मिस्टर एक्स बाउंड हुए। जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में आज प्रेजेंट मोमेंट में सिर्फ एक व्यक्ति बाइंड है और दूसरा व्यक्ति बाइंड नहीं है, तो उस समय उस कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या होता है, यूनिलेटरल। हाँ जी, तो यूनिलेटरल और बायलेटरल, पहले ये बताओ ये दोनों क्लियर हैं। ठीक है, चलो जी। तो हाँ जी, यूनिलेटरी भी हो सकता है, ये एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, ये एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। ठीक है जी,
ये कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, अभी तो समझाया 3 बार तो मैंने ये सेम बात समझा दी। बायलेटरल के साथ भी एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी का कॉम्बिनेशन बन सकता है और यूनिलेटरल के साथ भी बन सकता है। देयर कैन बी दिस कॉम्बिनेशन कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बायलेटरल भी है और एग्जीक्यूटेड भी है। यस, दिस कैन बी द कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर है? चलो क्लियर है? चलो या कुछ और पूछना है किसी ने? हाँ जी, कोई डाउट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में? क्लियर, आगे चलें? चलो, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद अब नेक्स्ट कैटेगरीज में आती है ऑफर की। चलो जी, अब नेक्स्ट इसमें क्या आता है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देखो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है? वो ऑफर का है। मतलब गाड़ी की जो स्टार्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट की गाड़ी की जो स्टार्टिंग है वो सबसे पहले कहाँ से होगी? ऑफर से होगी। अब ऑफर की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट इन द मेकिंग ऑफ एन अग्रीमेंट। एन ऑफर इज कॉल्ड प्रपोजल। अभी मैंने बताया इसका टेक्निकल नेम जो है वो क्या है? वो प्रपोजल है। प्रपोजल की डेफिनेशन क्या है? देखो, पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन पे आएंगे क्योंकि फिर वो आपको इजीली याद हो जाएगी। अब ऑफर की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं इट मस्ट बी मेड बाय वन पर्सन टू अनदर, यानी कि 2 लोग होने चाहिए तभी तो किसी को ऑफर दोगे। खुद को ऑफर दे सकते हो? अपनी गाड़ी खुद को बेच सकते हो? नहीं। नेक्स्ट है इट मस्ट बी एन एक्सप्रेशन और रेडीनेस और विलिंगनेस टू डू। विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी कि दोनों एक्ट हो सकते हैं। देखो, विलिंगनेस टू डू तो पॉजिटिव एक्ट है, मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, वो क्या है? दैट इज विलिंगनेस टू डू, यानी कि समथिंग पॉजिटिव एक्ट। और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग इन समथिंग नेगेटिव। भाई जैसे मैं तुम्हारे घर के साथ वाले प्लॉट पे घर नहीं बनाऊंगा तो मुझे 5 लाख रुपए दे दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे घर के साथ वाले प्लॉट पे घर बनाया तो तुम्हारी वेंटिलेशन रुक जाएगी। तो यहाँ आप कैसा ऑफर दे रहे हो? कुछ ना करने का। ठीक है ना? जैसे शैतान बच्चा हो, अगर वो यही कह दे टीचर को मैं चुप रहूँगा, वही काफ़ी है ना? तो इसी ढंग से हम कहते हैं नेगेटिव ऑफर में कुछ ना करने का भी क्या हो सकता है? ऑफर हो सकता है। तो ऑफर दोनों तरीके के पॉसिबल है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, कुछ करके देने के लिए भी और कुछ ना करके देने के लिए भी। और किस लिए ऑफर दे रहे हो? विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, ताकि वो जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या दे? वो अपनी मंजूरी दे। टाइम पास करने के लिए ऑफर नहीं दे रहे ना किसी को। जब तुम किसी को ऑफर देने जाते हो तो तुम्हारी मंशा क्या होती है? क्या इंटेंशन होती है? सामने वाला एक्सेप्टेंस है। ठीक है ना? तो हम ये कहते हैं 3 चीजें हो गई। पहला क्या? एक व्यक्ति दूसरे को ऑफर देगा, यानी कि मिनिमम कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे। दूसरा ऑफर कैसा हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। टू डू समथिंग भी हो सकता है और नॉट टू डू समथिंग भी हो सकता है। और तीसरा, क्यों ऑफर देंगे हम? विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ दैट अनदर पर्सन, ताकि वो सामने वाला व्यक्ति हमें क्या दे? अपनी मंजूरी दे। ठीक है? जो ऑफर देगा वो कौन कहलाएगा? ऑफरर। या हम उसे क्या बोलते हैं? प्रपोजर। और हम उसको क्या बोलते हैं? प्रॉमिसर। जिसको ऑफर मिलेगा वो क्या कहलाता है? या तो ऑफरी, या फिर प्रपोजी, या फिर प्रॉमिस। एक ही बात है, लेकिन एक्ट में दोबारा से वर्ड क्या इस्तेमाल है? प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। ना तो वो वर्ड
प्रपोजर इस्तेमाल करते हैं, ना वो वर्ड प्रपोजी इस्तेमाल करते हैं, ना वो ऑफरर करते हैं, ना वो ऑफरी करते हैं। आपको समझाने के लिए इंटरप्रिटेशन से बहुत है ना। एक्ट में अगर 2 लाइनें भी लिखी हुई है ना, उस पर 200 किताबें होंगी इंटरप्रिटेशन की, उन 2 लाइनों पे, ठीक है। तो ये सारे इंटरप्रेटिव वर्ड्स हैं उसके, ठीक है। तो लेकिन एक्ट में क्या वर्ड इस्तेमाल है? प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। अब देखो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। अ पर्सन इज सेड टू हैव मेड द प्रपोजल व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर, पहला पॉइंट यही आ गया, मेड टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये सेकेंड पॉइंट आ गया जो अभी हमने पढ़ा कि विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट ऑफर। तीसरे पॉइंट यही था, टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। तो ये कौन सा हो गया? थर्ड पॉइंट। टू सच एक्ट और एब्सेंस, जो भी तुमने करने को ऑफर दिया है या जो भी तुमने ना करने को ऑफर दिया है, उसकी मंजूरी लेना, उसकी असेंट लेने का ही क्या है? तुम्हारी इंटेंशन है। तो ये क्या बन जाता है? ये ऑफर बन जाता है। तीनों पॉइंट्स को क्लब कर दो, देन इट बिकम्स योर डेफिनेशन। हाँ जी, क्लियर है? ऑफर की डेफिनेशन तक पहले मुझे बताओ, सबको क्लियर है? फिर मैं टाइप्स ऑफ ऑफर पे आऊँगी। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है टाइप्स ऑफ ऑफर। टाइप्स ऑफ ऑफर चलो मैं अलग ही देखो, टाइप्स ऑफ ऑफर कौन कौन से थे बोलोगे? एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, स्पेसिफिक, जनरल, काउंटर एंड क्रॉस ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। हाँ जी, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड समझाने की जरूरत है। अभी हमने पढ़ा एक्सप्रेस क्या है? जो बोल के किया जाए या लिख के किया जाए। इम्प्लाइड का क्या मतलब है? विच इज बाय इम्प्लीकेशन, बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है स्पेसिफिक एंड जनरल। देखो, जब आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ऑफर दो और वो ही पर्टिकुलर व्यक्ति आपको क्या दे सकता है? एक्सेप्टेंस, तब तो वो कैसा ऑफर है? स्पेसिफिक। जरूरी नहीं है वो एक ही व्यक्ति। अगर मैंने 10 लोगों को बोला कि भाई तुम मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, शेयर कैपिटल में पैसा लगाओ, तो मेरे लिए वो 10 लोगों को भी ऑफर देना कैसा ऑफर है? स्पेसिफिक। क्योंकि वो 10 लोग ही ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई 11वां ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जबकि इसी का बिल्कुल ऑपोजिट है जनरल। जनरल की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं जनता को ऑफर दे रहे हैं। अब स्पेसिफिक ऑफर है तुम्हारी बर्थडे पार्टी, तुम जिसको बुलाओगे वही आ सकता है। और जनरल ऑफर क्या है? लंगर लगा हुआ है जिसको हाँ मैट्रिमोनियल भी जनरल ऑफर है, अखबार में छाप रहे हो तो ठीक है। हाँ, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर लड़की को रिश्ता भेज रहे हो तो फिर उसकी पड़ोसन नहीं एक्सेप्ट कर सकती, ठीक है। मैट्रिमोनियल में छापना बच्चे जनरल ऑफर है। माना कि तुमने अपने लिए ऑफर दिया तो कोई लड़की ही एक्सेप्ट करेगी, लड़का नहीं करेगा, लेकिन कोई भी लड़की कर सकती है। अगेन देयर आर नो स्पेसिफिक फीमेल्स। तुमने कोई 11, 12, 15 लड़कियों को चिट्ठी नहीं भेजी है, इट इज़ ओपन फॉर ऑल दी फीमेल्स। क्या पता कोई 60 साल की आंटी भी ठीक है भेज दे रिप्लाई, तो मनाही थोड़ी ना है, ठीक है। चलो दी, अच्छा सुन लो। तो
तो जनरल ऑफर क्या है? जनरल ऑफर इज एन ऑफर मेड टू द पब्लिक एट लार्ज। इसमें हमने केस पढ़ा था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। अब इसमें क्या था सॉरी, थैंक यू जी, आनी मिलेगी कहीं, ठीक है। हाँ, अपना ही समझ के बढ़ा रही हूँ, टेंशन मत लो। सुनो, अच्छा यार तुम सारे ना चुप रहो, बस वही काफ़ी है, ठीक है, ताकि मैं कन्वीनियंटली बोल सकूँ। अच्छा, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस देखो। अब इसमें क्या था, मिसेस कार्लिल जो है इन्होंने एक ऐड पढ़ा, एक न्यूज़पेपर ऐड, कौन सी कंपनी का? कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का। इस कंपनी ने क्या ऐड दिया है कि जिस किसी को भी इन्फ्लुएंजा होने का डर है वो क्या ले सकता है? हमारी मेडिसिन ले सकता है एज पर आवर प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या है? 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को फॉर 3 डेज, ठीक है। और उन्होंने ये दावा किया है कि जो कोई भी ऐसी मेडिसिन लेगा हमारे प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अगर इन्फ्लुएंजा हुआ तो हम 100 पाउंड्स का क्या देंगे? कॉम्पनसेशन देंगे। एंड दिस 100 पाउंड इज ऑलरेडी डिपॉजिटेड इन दी बैंक अकाउंट, ठीक है जी। अब मिसेस कार्लिल ने एडवर्टीजमेंट पढ़ा, उन्होंने ये मेडिसिन खरीदी और ये मेडिसिन खाई, और उसके बाद भी उन्हें क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा हो गया। तो अब उन्होंने कंपनी को बोला कि मुझे 100 पाउंड्स का क्या दो? कॉम्पनसेशन दो। तो क्या उन्हें 100 पाउंड्स का कॉम्पनसेशन मिलेगा? कंपनी कह रही है हमने ऑफर दिया था, आपने एक्सेप्टेंस कब दी? तो मिसेस कार्लिल ने कहा ये तो जनरल ऑफर है। जनरल ऑफर की एक्सेप्टेंस उसी दिन पूरी हो जाती है जिस दिन आप ऑफर की कंडीशंस को क्या करते हो? फुलफिल करते हो। ऑफर की कंडीशन क्या थी? ये 1 गोली सुबह शाम। उन्होंने वैसे ही ली प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली। उन्होंने बच्चे आप लोग जितना बोलोगे ना मुझे उतना प्रेशर यहाँ डालना पड़ेगा, प्लीज़ थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम समझ लो। मैं अभी भी मेडिसिन लेके करके मैं जैसे भी आई हूँ कि मुझे क्लास लेनी है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी टाइम से ख़त्म कराना है, लेकिन मेरे डॉक्टर ने बिल्कुल मना हुआ है कि 3 दिन के लिए ना चुप हो जाओ, मत बोलना। फिर भी आप लोगों का सिलेबस टाइम से कराने के लिए मैं बोल रही हूँ। मैं पता नहीं कौन कौन से काढ़े लेकर आई हूँ जो मैं पी रही हूँ कि मैं पीते पीते मैं वो कंटिन्यूसली बोल सकूँ। आप इतनी दया कर दो कि कम से कम चुप बैठ जाओ, कि मुझे यहाँ फोर्स ना डालना ही पड़े गले पे। तो कार्लिल जो है उसने क्या बोला कि भाई जैसे ही मैंने तुम्हारे ऑफ़र की कंडीशंस को पूरा किया, मैंने क्या कर लिया? मैंने तुम्हारे ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। अब केस जो है वो कहाँ पे गया? कोर्ट में। तो क्या होगा? हाँ जी, कार्लिल को कॉम्पनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? कार्लिल को कॉम्पनसेशन मिलेगा, क्योंकि कोर्ट ने भी क्या बोला? इट वॉज अ जनरल ऑफर। और जनरल ऑफर का मतलब ये कोई भी पब्लिक का बंदा उठ के जैसे ही आपके ऑफर की कंडीशंस को पूरी करता है उसने क्या दे दी? एक्सेप्टेंस दे दी। जनरल ऑफर में स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस नहीं दी जाती है, स्पेसिफिक ऑफर की ही स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस दी जाती है। अब किसी को लंगर में खाना खाना है तो क्या कंडीशन है? लाइन में लग जाओ। आप लाइन में लगे मतलब कि आप लंगर खाने के इच्छुक, आपने एक्सेप्टेंस दे दी। ठीक है जी, बात समझ में आती है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट इसमें आता है काउंटर ऑफर एंड क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर की जब हम बात करते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ नेगोशिएशन, यानी कि एक बात मैंने बोली और उस बात के बदले दूसरी बात आपने बोली। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं ये सामान 500 में दूंगी, तो तुमने कहा नहीं मैं तो 400 में खरीदूंगा। तो तुम मुझे क्या दे रहे हो? एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हो, तुम मुझे क्या दे रहे हो? काउंटर ऑफर दे रहे हो। देखो काउंटर ऑफर देखो, ए ने बी को बोला आई विल सेल माई बाइक टू यू एट द प्राइस ऑफ 1 लाख। तो बी ने कहा नहीं जी मैं तो 70 में खरीदूंगा। तो ये 70,000 जो है ये क्या है? दिस इज काउंटर ऑफर। अब ए ने कहा नहीं 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 70 तो बहुत कम है, चलो जी आपको 80 में दे देता हूँ। तो अब एक ही तरफ से दोबारा से क्या है? काउंटर ऑफर। और एक चीज़ इसमें याद रखना, जैसे ही नया काउंटर ऑफर एग्जिस्टेंस में आता है पुराने वाले क्या हो जाते हैं? लैप्स हो जाते हैं। फिर बी ने कहा चलो जी 75, ए ने कोई जवाब नहीं दिया।
अब बी को लगा यानी कि ये नहीं मानेगा 80 से नीचे, तो बी ने दोबारा से एक चिट्ठी लिखी और बोला 80, ठीक है जी 80 में ले लेता हूँ। क्या ये 80 को मैं एक्सेप्टेंस मानूं? नहीं, जब ये 75 आया ये लैप्स हो चुका है, और अब जब ये 80 आया है तो ए को दोबारा से 80 पे क्या करनी पड़ेगी? हामी भरनी पड़ेगी, तब जाके ये क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्योंकि काउंटर ऑफर में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पुराने जितने भी ऑफर हैं वो लैप्स होते जा रहे हैं। अगर चाहे आप 80 पे आ भी गए जो पहले भी ऑफर था, लेकिन ये 80 तो ख़त्म है ना, या तो इस 80 के बाद डायरेक्टली ये 80 आता, लेकिन इस 80 के बीच में 75 आ गया तो पुराने वाला ऊपर वाला 80 क्या हो गया? चला गया, वो अपने प्रोसेस से बाहर होते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर 80 पे अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो अगेन ए हैज़ टू सेंड हिज एक्सेप्टेंस। ये चीज़ याद रखना मेनली काउंटर ऑफर में, ठीक है। हाँ जी, बात समझ में आई है? काउंटर ऑफर में सबको डायरेक्ट होना चाहिए, मतलब सब कैंसिल होता जाएगा पीछे का। जैसे हमने 80 में नहीं करा था तो नीचे भी कराया, तो ये 80 वाला है जो पहले तो वो तो गया ना, उड़ गया ना, यही तो हम कह रहे हैं। पुरानी बातों में मिट्टी डालते चलो, आज की बात करो। हाँ, अगर वो 1 लाख भी कर दे तो भी दोबारा से 1 लाख पे एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। हो सकता है वो 1 लाख में भी बेचने के लिए तैयार ना हो, तो ठीक है। अब तुम्हारे लिए आज एक लड़की का रिश्ता आया, तुमने कहा नहीं करनी, हाँ अब आएगा, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तुमने 6 महीने बाद जवाब दिया, तो क्या वो एक्सेप्टेंस हो जाएगी? क्या पता अभी तक तो उसकी शादी हो भी चुकी हो। फिर आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब बात सुन लो। नेक्स्ट क्या है? क्रॉस ऑफर। देखो, क्रॉस ऑफर का मतलब है ऑफर के बदले ऑफर, मगर दोनों को ही एक दूसरे के ऑफर के बारे में नहीं पता। काउंटर ऑफर में तो क्या है, आपको पहले सामने वाले के ऑफर के बारे में पता चल रहा है, फिर आप रिटर्न में क्या दे रहे हो? ऑफर दे रहे हो। लेकिन क्रॉस ऑफर में हम कहते हैं कि दोनों की तरफ से एक ऑफर गया हुआ है और दोनों को ही नहीं पता। जैसे हिंदी मूवीज़ में होता है ना, हीरोइन अपने घर से निकली, हीरो अपने घर से निकला, दोनों को एक दूसरे से आई लव यू बोलना है। हीरो जो है हीरोइन के घर पहुंच गया और हीरोइन जो है हीरो के घर पहुंच गई, मिल ही नहीं पाए, बोल ही नहीं पाए, ठीक है, मगर दिल में सेम ही बात थी। तो ऐसे ही क्रॉस ऑफर में भी दोनों पार्टीज की इंटेंशन सेम है, दे आर ऑफरिंग द सेम थिंग टू ईच अदर बट आर नॉट अवेयर विद द ईच अदर्स ऑफर, दैट इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। जैसे ए ने बी को कहा आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस टू यू एट द प्राइस ऑफ 50 लाख, बी ने भी कहा आई वॉन्ट टू बाय योर हाउस एट द प्राइस ऑफ 50 लाख। ए ने चिट्ठी लिखी है 1 जनवरी मॉर्निंग 7 o'clock, बी ने चिट्ठी लिखी है 1 जनवरी 3 o'clock। दोनों को भी एक दूसरे की चिट्ठी नहीं मिली है, और ये दोनों ही क्या है आपस में? क्रॉस ऑफर। अब इन्हें कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए या तो बी इस वाले लेटर का दोबारा से क्या दे दे? एक एक्सेप्टेंस दे दे कि ठीक है जी आपकी चिट्ठी मिली, वैसे तो मैंने भी सेम ऑफर किया हुआ है बट आई एम राइटिंग दी एक्सेप्टेंस, या फिर इस 50 लाख की ए क्या दे दे? ए एक्सेप्टेंस दे दे, क्योंकि ये भी ऑफर और ये भी ऑफर, ये तो दोनों ऑफर है। जब तक ऑफर मिलके एक्सेप्टेंस नहीं बन सकते, किसी ना किसी एक ऑफर की हमें आगे बढ़ के क्या देनी पड़ेगी? एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। और ये दोनों ही ऑफर कैसे ऑफर हैं? हाँ जी बोलो। अगर दोनों को मतलब चिट्ठी मिलेगी और दोनों एक दूसरे की एक्सेप्टेंस का मतलब वेट कर रहे हैं और किसी ने भी एक्सेप्टेंस नहीं दी, जब नहीं बनेगा कॉन्ट्रैक्ट, रह गया मिसअंडरस्टैंडिंग। वे तो वेटिंग में रह जाएंगे दोनों। पहले आप में गाड़ी निकल जाएगी तो निकल जाएगी, फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट इसमें आता है इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर क्या है? ऑफर से पहले की स्टेज है। जैसे आप आर्चीज जाते हो, शेल्फ में सामान रखा होता है, अब शेल्फ में जो सामान रखा है अगर वो ऑफर है तो तुमने जैसे ही कोई सामान देखने के लिए उठाया वो तो एक्सेप्टेंस बन गई, मतलब तुम्हें सामान खरीदना पड़ेगा। बट ऐसा तो होता नहीं, तुम तो 50 चीज़ें देखते हो और वापस रख देते हो। आधी बार तो तुम टाइम पास कर रहे होते हो, फ्रेंड ने टाइम दिया है, उसका फ़ोन आया मैं लेट हो गई हूँ,
तुमने कहा चल हर चीज़ में आधा घंटा टाइम पास कर लेते हैं, तो तुमने 50 चीज़ें वहाँ देख ली, खरीदा कुछ नहीं क्योंकि पॉकेट खाली है। तो अगर उसको मैं मान लूँ कि शेल्फ पे रखा सामान ऑफर है और तुम जो सामान उठा रहे हो एक्सेप्टेंस है, फिर तो जो भी 50 आइटम तुमने उठा के देखी तुम्हें सारी खरीदनी पड़ेंगी। बट ऐसे तो होता नहीं। या डमी पे कोई ड्रेस लगी है, तुमने उतरवा के ट्राई भी कर ली, लेकिन फिर भी तुम क्या करते हो, छोड़ाते हो। तो अगर डमी पे जो ड्रेस लगी है अगर वो ऑफर है तो तुमने जैसे ही ट्राई की वो तो एक्सेप्टेंस बन गया। तो ऐसा तो होता नहीं। तो इनविटेशन के ऊपर है ना। हाँ जी, तो शेल्फ पे जो सामान रखा हुआ है वो एक्सेप्टेंस थोड़ी होगी मैम, वो तो आप ऊपर बना। हाँ मुझे बोलने दो ना, मुझे बोलने दो ना, या तो आप भी पढ़ा लो। अच्छा मेरे गले को थोड़ी सी रिलीफ मिलेगा, मेरे लिए तो इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं है इस समय कोई, है ना। हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ इससे बड़ी ब्लेसिंग फ़िलहाल मेरे लिए नहीं है कि कोई मेरी जगह बोल दे। ठीक है, तो यानी कि जो शेल्फ पे सामान रखा है वो क्या है, दैट इज़ इनविटेशन टू ऑफ़र। या जो डमी पे सामान लगा हुआ है वो क्या है, वो इनविटेशन टू ऑफ़र। आप देखो आपके रेस्टोरेंट के जो मेन्यू कार्ड्स होते हैं वो क्या हैं, वो इनविटेशन टू ऑफ़र ही तो है, क्योंकि आप उसमें से जो भी डिश बोलोगे रेस्टोरेंट वाले के पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो येस बोले चाहे वो नो बोले। लेकिन अगर हम मेन्यू कार्ड को ऑफ़र मान लें तो तुमने जैसे कोई डिश का नाम लिया हो तो एक्सेप्टेंस बन गई। अब तो रेस्टोरेंट वाले को लाके देनी पड़ेगी कहीं से भी, वो तो जबकि मना कर देता है नहीं है जी ये तो हमारे पास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेन्यू कार्ड क्या है, इनविटेशन टू ऑफ़र है। जब तुमने बोला कि मुझे ये चीज़ खानी है तो वो तुम्हारी तरफ से ऑफ़र है। अब रेस्टोरेंट वाले की मर्ज़ी है कि वो तुम्हारे ऑफ़र को एक्सेप्ट करे या तुम्हारे ऑफ़र को रिजेक्ट करे। जैसे तुम हर चीज़ गए, शेल्फ पे सामान इनविटेशन टू ऑफ़र, तुमने 50 चीज़ें उठाई, उसमें से कोई एक सामान उठा के तुम काउंटर पे लाए, वो तुम्हारी तरफ से ऑफ़र दैट यू वांट टू बाय दिस। और अगर दुकानदार ने बोला ठीक है जी पैसे दे दो पैक कर देता हूँ, तो उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस। और उसने बोला नहीं नहीं सर ये तो सोल्ड है और दूसरा पीस मेरे पास नहीं है, तो यानी कि उसने तुम्हारे ऑफ़र को क्या कर दिया, रिजेक्ट। तो ये सीक्वेंस होता है। सबसे पहले इन्विटेशन टू ऑफ़र, यानी कि समवन इज इनवाइटिंग यू कि आप आओ और आप मुझे ऑफ़र दो। तो सबसे पहले स्टेज कौन सी है, इन्विटेशन टू ऑफ़र, देन ऑफ़र एंड देन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन या वॉट एवर। ठीक है जी, बात समझ में आती है। इन्विटेशन टू ऑफ़र, इन्विटेशन टू ऑफ़र में किसी को कुछ पूछना है, चलें आगे। चलो जी, लास्ट इसमें कौन सा आता है, स्टैंडिंग ऑफ़र। स्टैंडिंग ऑफ़र में हम कहते हैं ऐसा ऑफ़र जो बहुत लंबे टाइम तक ओपन रहे, वो क्या है, स्टैंडिंग ऑफ़र। जैसे तुम्हें 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया सरकार से, तो सरकार क्या करेगी, हर महीने जो है तुम्हें ऑर्डर प्लेस करती जा रही है और तुम सामान की क्या करते जा रहे हो, डिलीवरी। तो वो कैसा ऑफ़र है, स्टैंडिंग ऑफ़र, जो बहुत लंबे टाइम तक ओपन रहे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ऑफ़र के बाद नेक्स्ट इसमें आते हैं लीगल रूल्स ऑफ ऑफ़र। लीगल रूल्स में काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। सबसे पहले आपके ऑफ़र में क्या होनी चाहिए, लीगल इंटेंशन। आपके ऑफ़र में एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है, एक्सेप्टेंस तो सामने वाला देगा। आप जब ऑफ़र दे रहे हो तो ये नहीं टाइम पास के लिए दे रहे हो, ऐसे ही अपने फ्रेंड को मस्ती में चलते चलते तुमने बोल दिया चल भाई आज से मेरा घर तेरा, वो थोड़ी ना तेरा पिन कोड आज से मेरा और मेरा घर भी तेरा। ठीक है जी, वो तो सब क्या प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं। तो हम कहते हैं हाँ, अगर तुमने वाकई इस इंटेंशन से बोला है कि तुम अपना घर बेचो, तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारा घर खरीदे, वाकई तुम एक लीगल रिलेशन में बाइंड होना चाहते हो, तब वो ऑफ़र क्या है, वैलिड है। जैसे अगर ए ने बी को डिनर के बाद वॉक पे जाते जाते बोला, बी का मायूस चेहरा देख के, ये भाई क्या हो गया, बी ने कहा यार स्कूटर चला चला के परेशान हो गए हूँ। ए ने कहा यार आज मैंने मर्सिडीज़ खरीदी है, ले चल तू। बी ने कहा यार मेरे पास कहाँ पैसे मर्सिडीज़ के लिए, तो ए ने कहा कोई नहीं, तो 10,000 रुपये दे दे, ले। बी ने कहा अच्छा 10,000 ठीक है, और बी अगले दिन 10,000 लेकर आ गया। ए ने कहा अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तो ये एक ही तरफ से वैलिड ऑफर था या नहीं था, नहीं था। एक ही कोई लीगल इंटेंशन नहीं थी ये बात कहते हुए। और तुम कितनी बार कहते थे यार जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा ना तो फाइनेंस मिनिस्टर तुझे ही बनाऊंगा। अरे पहले खुद तो बन जाओ प्राइम मिनिस्टर।
ठीक है। तो मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर। जब आप सिर्फ कहीं पर किसी को अपनी इच्छा जागृत करते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, भविष्य में ऐसा हो सकता है, वो भी ऑफर नहीं है। ऑफर एक कंक्रीट बेस है जिसे हम कह रहे हैं, जिसको आप अभी दे रहे हो, और देते वक्त आपकी कैसी इंटेंशन है, लीगल इंटेंशन है, पूरे सोच समझ के होशोहवास में जो ऑफर आप सामने वाले को दे रहे हो। ठीक है। फिर दूसरा, आपका ऑफर कैसा होना चाहिए, सर्टेन। अब ये नहीं ना भाई तो अपनी गाड़ी बेच दे, मैं कुछ पैसे दे दूंगा। अब तुम्हारे दोस्त ने बोला ठीक है यार, इसको भी पता है मेरी नई गाड़ी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2-2.5 लाख रुपए तो दे ही देगा मुझे। तो तुमने बाद में पकड़ा दिए 251 रुपये। तो तुम कह रहे हो अरे 251 भाई, मैं तो 101 ही सोच रहा था। तो तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट क्या है, 251, तुम्हारे फ्रेंड के लिए क्या, 2.5 लाख। अब लड़ लो, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, सम अमाउंट। अब सम अमाउंट की कोई डेफिनेशन है नहीं है, तो ये आपका वैलिड ऑफर है ही नहीं। जैसे ए ने अगर बी को ऑफर दिया कि भाई आई वांट टू सेल 100 बॉटल्स ऑफ ऑयल टू यू, और ए 10 तरीके के ऑयल्स में डील करता है, बताओ ऑफर कैसा है, सर्टेन है अनसर्टेन है? अनसर्टेन। भैया कौन सा ऑयल, वो कोकोनट में भी डील करता है, वो ऑलिव में भी डील करता है, मस्टर्ड में भी करता है, देसी में भी करता है, बहुत सारे में करता है। अभी 100 बॉटल्स का क्या मतलब है, विच ऑयल? तो ऑफर क्या हो गया, अनसर्टेन। तो ये ऑफर वैलिड है या इनवैलिड है? हम कहते हैं या तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, कॉन्ट्रैक्ट से सर्टेनिटी हो, या फिर फैक्ट से एक ना मुझे बात पूरी करने दो, क्वेश्चन उसके बाद पूछना, या फिर फैक्ट से सर्टेनिटी हो। फैक्ट से सर्टेनिटी का क्या मतलब है, अगर ए सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल में डील करता है और फिर वो कहे कि 100 बॉटल्स ऑफ ऑयल, अब बताओ सर्टेन है अनसर्टेन? अब सर्टेन। क्यों, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा कोई बात नहीं, मगर फैक्ट से तो हमें पता चल रहा है ना कि वो क्या बात कर रहा है, 100 बॉटल्स ऑफ कोकोनट ऑयल, तो भी ये ऑफर क्या है, सर्टेन है। तो सर्टेनिटी दो चीज़ों से पता चलेगी, या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है या फिर फैक्ट से हम इजीली पता लगा सकते हैं। लेकिन ना तो यहाँ से पता चल रहा है ना यहाँ से पता चल रहा है, फिर वो ऑफर क्या हो जाएगा, फिर अनसर्टेन हो जाएगा। ठीक है जी, और फिर वो कैसा ऑफर हो जाएगा, इनवैलिड ऑफर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, थर्ड इज नॉट मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। नॉट मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन की जब हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने अभी कहा ना, तुमने क्या बोला जी, मैं जब प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर तुम्हें बनाऊंगा, तो तुम अपनी इच्छा जागृत कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो अपने अंदर। पहले एक इच्छा जागृत की, फिर वो दूसरे को भी बता दी, लेकिन अभी कोई लीगल उसमें कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं। तो जो काम तुम भविष्य में कर सकते हो या करना चाहते हो वो ऑफर नहीं है। ऑफर तो आज एट प्रेजेंट की बात है, विद द प्रेजेंस ऑफ लीगल इंटेंशन। तो मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन जो है कि मैं ऐसा करूँगा, मैं अपनी दुकान का सामान बेचूंगा, अरे यार बेचोगे तब की बात है ना, तब वो ऑफर बनेगा। आज तो वो डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन है। तुम ये बोलो कि आज मैं तुम्हें दुकान का सामान इतने में ऑफर कर रहा हूँ, तब वो क्या है, तब वो ऑफर है। तो मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन इज just declaring the intention that what you want to and what you can do in the future। ये भी ऑफर नहीं होता है। ऐसे तो पता नहीं हमारी कितनी इच्छाएं होती है और हम बताते हैं या हम बोलते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, ठीक है, वो सारे ऑफर नहीं बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाँ जी, जैसे क्लियर होगी इतना ऑफर होगा ही होगा। नहीं, अगर आप सब कुछ कैलकुलेट करके एक प्रॉपर सामने वाले को दे रहे हो फिर तो वो ऑफर ही है ना। नहीं, वो तो फ्यूचर भी हो सकता है कि मैं 12 दिन के बाद बेचूंगा इस प्राइस में तुमको, ठीक है, और तुम बता दो तुम्हें खरीदना है नहीं खरीदना, ये तो ऑफर ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कम्युनिकेशन। देखो ऑफर का कम्युनिकेशन जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है।
क्योंकि जब तक ऑफर का कम्युनिकेशन नहीं है मानेंगे ही नहीं ऑफर एग्जिस्टेंस में है, सेक्शन 4 में और ऑफर नहीं है तो फिर क्या नहीं मानेंगे, एक्सेप्टेंस भी नहीं मानेंगे। जब तक दिल की बात पड़ोसन को बताओगे नहीं, पड़ोसन एक्सेप्टेंस कैसे देगी, है ना। तो कम्युनिकेशन बड़ा ज़रूरी है। ऑफर अगर सिर्फ तुम्हारे माइंड में है फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि वो कम्युनिकेट नहीं होता। इसमें हमने केस पढ़ा था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ठीक है। अब इसमें केस क्या था कि एक गौरी दत्त हैं और इनका एक नौकर है लालमन शुक्ला। गौरी दत्त का नेफ्यू हो गया है। गौरी दत्त ने लालमन को बोला कि भाई पता नहीं बच्चा घर नहीं आया है, मिल नहीं रहा है, तुम जाओ और तुम उसे ढूंढ के लेकर आओ। अब सुन लो, अब गौरी दत्त ने कुछ पैसे दिए लालमन को और लालमन ने अपनी मालकिन के कहने पे अपना वो सामान बांधा, पोटली बांधी और घर से निकल गया नेफ्यू को ढूंढने। गौरी दत्त को लगा मेरा नौकर वैसे वफादार तो बहुत है लेकिन दिमाग से थोड़ा सा पैदल है, पता नहीं ढूंढ पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट दिया और उसमें उन्होंने बोला जो कोई भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लेकर आएगा उसको मैं 500 रुपये का रिवॉर्ड दूंगी। 500 रुपये आज के हिसाब से मत देखना, लॉन्ग बात, ठीक है। तो यहाँ पे 500 रुपये का अवार्ड जो है उन्होंने न्यूज़पेपर ऐड में लिखा। लालमन शुक्ला को नेफ्यू मिल गया। अब जब वो घर वापस आया तो उसने न्यूज़पेपर देखा तो उसको लगा नेफ्यू तो मैंने ढूंढा है, मुझे 500 रुपये मिलने चाहिए। उसने अपनी मालकिन से क्या मांगे, 500 रुपये। मालकिन ने बोला यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस 500। तो लालमन ने बोला क्यों, क्योंकि गौरी दत्त ने बोला कि तुम्हारे पास तो ऑफर ही नहीं था। ऑफर होता तो तुम एक्सेप्टेंस देते ना, तो कॉन्ट्रैक्टराइज होता, तो मैं बाइंड होती तुम्हें पैसे देने के लिए। अब बताओ लालमन को पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। एक बात बताओ, क्या ये सीक्वेंस हो सकता है? हाँ जी, इज दिस सीक्वेंस पॉसिबल कि पहले एक्सेप्टेंस हो जाए बाद में ऑफर? ये जो ऑफर है लालमन को ये पहले पता चला या वो भतीजे को पहले ढूंढने निकला? भतीजे को पहले ढूंढने निकला। वो इस ऑफर के कारण भतीजे को ढूंढने नहीं निकला था, वो तो मालकिन के कहने से निकला था। तो हम कहते हैं लालमन को तो इस ऑफर का कभी भी कम्युनिकेशन ही नहीं था। उसकी बात नहीं कर रहे। तो कम्युनिकेशन, बच्चे आप दोनों भी ना चुपचाप बैठो। तो जिस ऑफर का कम्युनिकेशन नहीं है हमारे लिए तो वो ऑफर एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। हम कहते हैं लालमन के लिए ये ऑफर एग्जिस्ट नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उसको ये ऑफर कभी पता ही नहीं था। जो चीज़ तुम्हें नहीं पता वो तो तुम्हारे लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, सीधी सी बात है। हाँ जी बोलो। अगर वो न्यूज़पेपर देख लेता और वो किसी और को उसका भतीजा हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो ऐसे कर लेता वैसे कर लेता। आई एम नॉट चेंजिंग दी फैक्ट्स इधर। मैं जो पॉइंट समझा रही हूँ लीगल वो समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, तो इज इट क्लियर टू एवरीवन कि जब तक ऑफर का कम्युनिकेशन नहीं होगा ऑफर वैलिड नहीं माना जाएगा। ऑफर तभी वैलिड है जब उसका कम्युनिकेशन है। आपको ऑफर वॉज देयर नो डाउट, बट इस ऑफर का लालमन को कम्युनिकेशन नहीं था तो ये ऑफर लालमन शुक्ला के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। और उसके लिए जब ऑफर ही नहीं एग्जिस्ट करता तो वो एक्सेप्टेंस कैसे दे सकता है? जब ऑफर ही नहीं है आपके पास तो एक्सेप्टेंस कैसे दे दोगे? तुम यहाँ बैठे बैठे थोड़ी ना बोलोगे हाँ जी ठीक है, मैं जो भी तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेस है, हाँ जी मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे एक्सेप्टेंस देने से क्या होता है जब तक सामने से ऑफर ही ना हो? ठीक है, सुन लो। और तुम्हारे लिए सामने से ऑफर तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका कम्युनिकेशन तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज वेरी नेसेसरी। आगे चलते हैं। फिर हम कहते हैं नो टर्म ऑफ विच द नॉन कंप्लायंस अमाउंट टू एक्सेप्टेंस।
हम कहते हैं ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस आप नहीं डाल सकते हो अपने ऑफर में। जैसे ए ने बी को लिखा, वे मैं तुम्हारा बंगला खरीदना चाहता हूँ, 50 करोड़ का बंगला है, प्राइस वो क्या दे रहा है 5 लाख, और कह रहा है अगर तुमने 7 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम्हें मंजूर है ये ऑफर। अब बी को ऐसे चिट्ठी मिलेगी तो बी क्या करेगा, फाड़ के फेंकेगा। 50 करोड़ का बंगला कोई 5 लाख में खरीदने के लिए कह रहा है, पागल है क्या। अब बी ने भी चिट्ठी फाड़ के फेंक दी, 8वें दिन मिस्टर ए आ गए, चलो जी बंगले से निकलो आप। ये क्या हो गया, ठीक है। तो बी ने क्या किया, फाड़ के फेंक दी चिट्ठी। अब 8वें दिन अगर ये बी के पास आता है, वो कहता है बंगला खाली करो, क्योंकि मैंने तो लिखा था अगर तुमने 7 दिन में कोई जवाब नहीं दिया तो 8वें दिन बंगला मेरा। हाँ जी, अपने ऑफर में आप इस तरीके की कोई टर्म डाल सकते हो, फिर तो रोज़ चिट्ठियाँ आएंगी तुम्हारे पास। 1 घंटे के अंदर जवाब दो वरना तुम्हारी घड़ी मेरी, 1 घंटे के अंदर जवाब दो नहीं तो तुम्हारा लैपटॉप मेरा, ठीक है। तो हम कहते हैं इस तरीके के ऑफर नहीं हो, ये नहीं बोला है कि 1 घंटे में आया ना बोले नहीं तो तेरी गर्लफ्रेंड मेरी, ठीक है। चलो पीछे घुसर। हाँ जी, तो बात समझ में आ रही है। तो यानी कि इस तरीके की जो भी कंडीशंस हैं वो आप अपने ऑफर में नहीं डाल सकते हो कि आपने ये नहीं किया तो ऑफर मान लिया जाएगा, आपने वो नहीं किया तो ऑफर मान लिया जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक ऑफर है, स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस ही चाहिए होती है। लास्ट देखो, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हम ये कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक जैसी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे तुम ड्राई क्लीन को कपड़े देने जाते हो तो वो एक ही पर्ची सबको देता है ना, सिर्फ आगे तुम्हारा नाम, एड्रेस और कपड़ों का डिस्क्रिप्शन चेंज कर देता है, मगर उस पर्ची के पीछे लिखी हुई जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो तो उसकी सेम है सबके साथ, पहले से छपी हुई है ना। यानी कि वो ड्राई क्लीन वाला जो बंदा है वो क्या कर रहा है, सबके साथ सेम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। हम कहते हैं कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कोई भी व्यक्ति ऐसा स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। और अगर वो ये हाईलाइट नहीं करेगा टर्म्स एंड कंडीशन, तो उसे अपनी ही टर्म्स एंड कंडीशंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर भी मैंने जस्ट इसको बता दी है कि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सेम टर्म्स एंड कंडीशंस हैं विद एवरी पर्सन। जो कोई भी व्यक्ति, तुम्हारे केस में ड्राई क्लीनर जो है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या करेगा, हाईलाइट करेगा, और अगर नहीं करता है तो उसे अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे उसने लिखा हुआ है कि आपका कपड़ा कितने का भी हो, मैं 100 रुपये से ज़्यादा के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर उसने टर्म्स एंड कंडीशंस हाईलाइट की और कपड़ा ख़राब हो जाता है तो वो तुम्हें कितना देगा, 100 रुपये। लेकिन अगर उसने टर्म्स एंड कंडीशन हाईलाइट नहीं की है और तुम्हारा कपड़ा ख़राब हो जाता है, फिर तुम्हें क्या मिलेगा, पूरा पैसा मिलेगा। तो टर्म्स एंड कंडीशंस को हाईलाइट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है जी। और यहाँ पे आपका ऑफर का जो टॉपिक है वो भी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फ्रॉम दी नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद दी एक्सेप्टेंस, ठीक है। बच्चे स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट ध्रुव यही मतलब है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन सेम है। गुड आफ्टरनून, बाय बाय।